Assalamu alaikum. Let's start. So आज की क्लास में we'll continue the React.js classes and we'll pick up where we left off last time. So let's start. So last time हमने adding interactivity section की overview की थी. Hopefully by now you guys have done some practice. If not, today we'll go into each of these sections in depth और ये सारी चीज़ें first hand code करके देखते हैं. अच्छा, so मैं दोबारा से overview नहीं दूंगा. To get the overview, you can watch the previous recording. अच्छा, so last time हमने जो बात की थी, we mentioned के जब आप पेज के अंदर interactions कर रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास events trigger होते हैं and we handle those events, right? तो अगर आप HTML, CSS and JavaScript में बेसिक तरीके से कोड करते हैं अगर, तो you'll be creating all those different event handlers. अच्छा, तो what happens when we use React? तो React के अंदर हम event handlers create कर सकते हैं और उसको हम जैसे भी हम चाहें उसको हम कोड कर सकते हैं to react how we want. अच्छा, now React के अंदर event handlers are just functions, ठीक है, और वो ट्रिगर होते हैं किसी इंटरेक्शन के रिस्पॉन्स पे. So you can think of the name React as a reaction to some event. तो अगर आपके पेज पे कोई इंटरेक्शन होता है, फर्ज करें आप क्लिक करते हैं ऑन अ बटन, तो व्हाट हैपेंस ऑन दैट क्लिक? सो दैट इज अ इवेंट हैंडलर. कौन से इवेंट को आप हैंडल कर रहे हैं? द क्लिक. इसी तरह से अगर आप हवर इवेंट को हैंडल कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं किसी फॉर्म इनपुट के ऊपर एंड सो ऑन, ठीक है. सो you can handle the different events using React. ठीक है. So let's look at this. हम सबसे पहले ये करते हैं कि एक सिंपल सा बटन है हमारे पास और उस बटन के क्लिक पर right now it doesn't do anything. ठीक है. So let's look at our React application और हम ऐसा करते हैं कि we'll follow along the tutorial again and create this code ताकि हमें ये समझ आ जाए कि how does an event handler work. Okay, so let's go into our code. Or main page में I'm going to remove all of this. So we have a function called button. तो यहाँ पर हम एक component create कर लेते हैं called button. Sorry, not like this. Button.tsx. Okay, so that will be our button, and just save on time. Let's copy this code here. ठीक है. So इसमें हमने क्या किया? It's a simple component जिसमें एक हम लोग रिटर्न कर रहे हैं बटन एलिमेंट और उस बटन का कुछ टेक्स्ट है. आई डोंट डू एनीथिंग बिकॉज ये बटन क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा. एंड लेट्स यूज दिस बटन हियर. ठीक है. सो नाउ ऑन आवर होम पेज वी शुड सी अ बटन एंड इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ ऑन आवर होम पेज वी शुड सी अ बटन एंड इसको हम start voice. Let me make sure कि सब mute है. Okay. अच्छा, तो ये हमारे पास बटन क्रिएट हो गया and we have the server running. So let's check here. अच्छा, तो ये एक बटन है. It's a black page and we can't see anything. So let's fix that. कहाँ पर है हमारा black background? Background, this thing.
ठीक है, सो नाउ वी जस्ट हैव अ बटन, बेसिक बटन. उसमें UI में नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वी आर यूजिंग टेलविंड एंड इट्स रिमूव्ड ऑल द स्टाइलिंग, so that's okay. But हमें लिंक नज़र आ रहा है. Okay, so if we click on this link, कुछ भी नहीं होगा, right? But it's still a link क्योंकि ये it's a button element, right? तो ये तो हमने सेटअप कर लिया. Okay, let's keep going. अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ interaction हो and we get some some reaction to the click. अच्छा, so हम क्या करेंगे कि जो हमारा बटन कंपोनेंट है, जो जिसमें ये वाला जो कंपोनेंट अभी हमने बनाया है, उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जो इस क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो इट्स अ थ्री स्टेप प्रोसेस हियर. सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल क्लिक के नाम से, जो हमारे बटन कंपोनेंट में क्रिएट होगा. सी, यू कैन सी इट हियर. अच्छा, ये क्या करेगा कि ये सिर्फ हम फंक्शन डिफाइन करें कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए. ठीक है, और उसके एग्जीक्यूशन बॉडी में क्या होगा, जो भी हम चाह रहे हैं कि जब क्लिक हो तो व्हाट टू हाउ टू रिएक्ट. ठीक है. अच्छा, द सेकंड पार्ट इज कि जो भी लॉजिक है, राइट, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. एंड द थर्ड पार्ट इज कि उसको हम लिंक कैसे करेंगे बटन के साथ. तो जो हमारा बटन एलिमेंट है उसमें विल ऐड एन एट्रीब्यूट कॉल्ड ऑन क्लिक. ठीक है, ऑन क्लिक इज द बिल्ट इन इवेंट कि जब इस बटन एलिमेंट पर क्लिक हो तो रन दिस. ठीक है, और उसके अंदर हमने जो जावास्क्रिप्ट पास किया, इट रेफरेंसेस आवर फंक्शन लाइक दिस. तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. तो यहाँ पर हम एक हैंडल, यहाँ पर देर यूजिंग फंक्शन, तो वी कैन डू द सेम थिंग, फंक्शन हैंडल क्लिक. अच्छा, ये दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो यूज़ कर रहे होते हैं. सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. अच्छा, फिर हमारे पास इस फंक्शन में वी डोंट हैव एनी पैरामीटर्स, सो एम्प्टी parentheses. एंड इनसाइड द फंक्शन हम सिर्फ एक अलर्ट ट्रिगर कर रहे हैं. एंड अलर्ट में हम कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं, दे डिड यू क्लिक मी, so the button was clicked. ठीक है. अच्छा, सो ये तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया, बट इवन नाउ अगर हम इस पे क्लिक करेंगे नथिंग हैपेंस. ठीक है. नाउ लेट्स क्रिएट अ सेकंड बटन. हम एक काम करते हैं कि इसको एक फ्रेगमेंट बना लेते हैं एंड लेट्स रिटर्न टू बटन्स. पहला बटन कुछ नहीं कर रहा एंड सेकंड बटन इसको कर देते हैं आई डू समथिंग. अच्छा, so right now none of the buttons do anything. Sure. So none of the buttons do anything. ठीक है. Okay, अब हमें इस फंक्शन को यूज करना है अगर, so you see how they've done it, they've used a on click. ठीक है. so जो बटन है जिसको हम एक्टिव करना चाह रहे हैं वो ये वाला. इस बटन में हम जाके we can do a on. यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see all the different events, क्योंकि ये हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये इंटेलिजेंस आई है. so we can use on click. ठीक है, so on click. अच्छा, और ऑन क्लिक में हमें क्या करना है, वी वांट टू रन दिस फंक्शन. ठीक है, एंड नाउ इट्स रेफरेंस. so if we click on the button now, what will happen? Or we'll have some issue. Hmm.
ओके, तो यहाँ पर हम क्लाइंट साइड में आ गए हैं यूजिंग Next.js ऐप डायरेक्टरी, सो विल यूज क्लाइंट। ठीक है, सो बैक हियर। अच्छा, सो द फर्स्ट बटन डजंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं हो रहा। एंड द सेकंड बटन, जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा अलर्ट मैसेज ट्रिगर हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ event, you can handle a click event. अच्छा, why did we have to use client? अब आप याद करें जब हमने Next.js पढ़ा था, the framework side of things, so what was mentioned there कि by default Next 13 में everything is a server side component, right? और अगर आपको client side पे जाना है, you have to mention use client. तो जहाँ पर भी आपने client side पे interaction करना है, you have to tell the component and you have to tell Next.js and React कि ये client side component है. So here we mentioned use client because हमें बटन का जो क्लिक है वो क्लाइंट साइड पे कैच करना है, राइट? आप बटन का क्लिक सर्वर पे तो नहीं गेट कर सकते क्योंकि ये क्लाइंट पर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी हैड टू यूज क्लाइंट। ठीक है, लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमने हैंडल क्लिक का फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, हमने उसको बटन एलिमेंट को पास किया एज अ प्रॉपर्टी, और फिर हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा, 2 पॉइंट्स हियर। एक ये कि मेनली जो आपका इवेंट हैंडलर फंक्शन होता है उसको कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन किया जाता है यूजुअली, एंड देन जो मैंने आपको कहा कि जो उसका जनरल एक कन्वेंशन है कि वी जस्ट ऐड द वर्ड हैंडल इन फ्रंट और फिर इवेंट का नाम उसके बाद आ जाता है, ताकि इसको देखते ही कोई भी डेवलपर समझ जाएगा कि ये क्लिक हैंडलर है। ठीक है, इसको अगर कुछ और नाम करेंगे तो you'll have to read the code more and understand, तो उससे अच्छा ये है कि एक कन्वेंशन फॉलो कर लें, यू यूज हैंडल फॉर एनी इवेंट हैंडलर, और फिर जो एक्चुअल इवेंट है उसको फॉलो अप कर दें। सो दिस वे अगर आप अपना ही कोड बाद में देख रहे हैं या आप किसी और का कोड देख रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू क्विकली पिक अप के वेयर इज द लॉजिक फॉर द हैंडलिंग इवेंट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिखाया हुआ हियर कि आप जो बटन है उसी के अंदर फंक्शन डिफाइन कर दें, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, बिकॉज हमने अभी जो किया है, हमने फंक्शन बाहर क्रिएट किया है इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन स्कोप बिफोर द रिटर्न, और फिर उसको रेफरेंस कर दिया है। ये फंक्शन हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमें फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट आई लाइक दिस वे बेटर। इससे होता यह है कि जो आपका रेंडरिंग कोड है ये थोड़ा सा क्लीन लगता है एंड यू हैव द फंक्शन लॉजिक सेपरेट, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस, आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब सेकेंड थिंग इज रीडिंग प्रॉपर्टीज इनसाइड ऑफ द इवेंट हैंडलर्स। अच्छा, अब बात क्या हो रही है कि जब हम ये कर रहे होते हैं, इवेंट हैंडलर हमने डिफाइन कर दिया और यूज़ भी कर लिया, तो हमने देखा कि उसको हमने कंपोनेंट के अंदर डिक्लेयर किया था। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो फिर उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया हुआ है कि जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, डिस्प्ले मूवी बटन, तो इसको कुछ डेटा पास हो जाता है फ्रॉम द फंक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इट्स रिसीविंग अ मैसेज प्रॉपर्टी जो ये अलर्ट बटन है, और फिर अलर्ट बटन के थ्रू इट कैन, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले करता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन प्ले मूवी इट सेज प्लेइंग,
and when you click upload image, it says uploading. So depending on what button is clicked, a different message is passed. ठीक है, and जो भी message receive होता है, that is the one that is displayed. अच्छा, so let's check this code. सबसे पहले एक function है, this is our main function, right? Export default, और ये toolbar है. अच्छा, इस toolbar function के अंदर we're directly returning a div, और इस div के अंदर दो buttons return हो रहे हैं. So these are two components, and note करें कि component का नाम same है. So we're reusing a button component, alert button component. Okay, so सबसे पहले हमने नोट कर लिया कि we're using an alert button function. Instead of having a separate component, इन्होंने इसी function के साथ toolbar component के साथ ही ये function create किया. अच्छा, so let's continue. यहाँ पर आप देखें इस alert button को property के through एक message pass किया है called playing. ठीक है, and then जो button का text है वो आ गया. So in this message, in this example, जो play movie button है उसमें हम ये वाला property के through text pass कर रहे हैं play. अच्छा, now look at the alert button function. alert button को हमने props pass किया, message and children. The message refers to this, ठीक है, और जो children है refers to our content, जो हमारे property के अंदर नहीं but जो इसके अंदर contained है between the opening and closing tags. ठीक है, so we have passed this message and this text. अच्छा, अब जो alert button का function है, we have ये दोनों हमने destructure कर लिया from the props, और फिर हम return कर रहे हैं. What are we going to return? एक button element, और button element के अंदर हमारे पास on click function है. ठीक है, so let's try to implement this in our side. So हमारे पास एक button component already है जो एक handle कर रहा है. अच्छा, the next thing is मेरी आवाज़ clear आ रही है? Somebody is asking about my volume. I think I'm sorry, I think आपको अपने end पे maybe volume increase करना होगा. Okay, so let's continue here. Button element को हम replicate कर लेते हैं, and let's create an alert button component. Alert button dot tsx. अच्छा, so this is our alert button component. अच्छा, हम यही करेंगे, let's separate these out. और अच्छा, अब हमने alert button बना लिया, so we'll go to the main page, और यहाँ पर button की जगह let's call alert button. let's try again. Alert. अच्छा, मैंने शायद नाम अपडेट नहीं किया. Alert button 2 times. ठीक है, so in this case अब हमारे पास दो buttons return हो गए. ठीक है, now that we have the button called, हम ये messages भी pass कर देते हैं. So the first button has a message playing. अच्छा, और अब ये self closing नहीं होगा. So let's just get this whole thing. Now we have some type issues, इनको हम resolve करते हैं. So ये क्या कह रहा है कि जो इसकी type है वो assignable नहीं है to the type here, क्योंकि यहाँ पे कोई
प्रॉपर्टीज हम रिसीव नहीं कर रहे, सो फर्स्ट लेट्स रिसीव द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे विल हैव मैसेज एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। और इसमें आ रहा है कि इनको हमने इम्प्लिसिट टाइप दिया हुआ है, तो इसको अब एक्सप्लिसिट एनी कर देते हैं फॉर नाउ, एंड दैट शुड सॉल्व द एरर हियर, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास ये प्रॉप्स आ गई हैं, सो द नेक्स्ट थिंग इज टू यूज दोज प्रॉप्स इन द अलर्ट बटन फंक्शन। अच्छा, नाउ अलर्ट बटन के अंदर हमारे पास मैसेज आ गया, वी जस्ट नीड टू रिटर्न द बटन एलिमेंट। तो जहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पर वी डोंट नीड द सेकेंड वन, और बेसिकली हम बटन क्लिक पर वी वांट टू रिटर्न द अलर्ट मैसेज। तो हैंडल क्लिक पे अलर्ट हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ पासिंग अ स्ट्रिंग हम यहाँ पर पास करें मैसेज, सो वी कैन डू मैसेज, ठीक है। सो अलर्ट में अब मैसेज पास हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर वी नीड टू पास द चिल्ड्रन, राइट। सो यहाँ पर आप देखें दे पास चिल्ड्रन, सो वी कैन डू, और ये अब रेफरेंस हो गया फ्रॉम द पैरामीटर। सो hopefully now in our home page you have play movie and upload image. For now just एक break दे देते हैं। So if you click on play movie, okay, we have some problem and another problem. अच्छा, so अच्छा, चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन क्या कर रहा है कि चिल्ड्रन सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका यहाँ पर कंटेंट है जो कंटेन हुआ हुआ है। सो एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पर प्ले मूवी है जो आपका चिल्ड्रन कंसिडर किया जा रहा है। इट्स अ चाइल्ड ऑफ द अलर्ट बटन कंपोनेंट, क्योंकि ये विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स में है, तो इसको दिस इज व्हाट चिल्ड्रन इज रेफरिंग टू। सो हमारा मैसेज इज एन ऑब्जेक्ट, आई थिंक इसको दोबारा ट्राई कर लिया, ठीक है। सो प्लेइंग एंड अपलोडिंग, डन। तो इस तरह से आप देखें कि वी होम पेज के अंदर हमारे पास अलर्ट बटन का कंपोनेंट है जो रीयूजेबल है, एंड डिपेंडिंग कि हम क्या उसको मैसेज पास करते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी, और क्या उस बटन का नाम देते हैं एज अ चाइल्ड ऑफ दिस एलिमेंट, हम ये दोनों चीज़ें पास कर सकते हैं टू द एक्चुअल कंपोनेंट, ठीक है। उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसकी हम टाइप बना सकते हैं, यू क्रिएट द टाइप एंड असाइन द टाइप हियर, एंड देन इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं इनसाइड ऑफ आवर अलर्ट बटन कंपोनेंट, ठीक है। इट्स डन। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो मैंने जब इसको यूज किया था ना, आई क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस बाय एडिंग द कर्ली ब्रैकेट्स, तो इनको मैंने फिर रिमूव कर दिया था। सो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ टेक्स्ट। Okay, so that's that. अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि अभी हमने जो पास किया है मैसेज, वो एक स्ट्रिंग था, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इवेंट हैंडलर को पास कर दें एज अ प्रॉपर्टी, दैट इज आल्सो डूएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्या कह रहा है कि often you'll want the parent component to specify a child's handler। तो अगर आप बटन्स को देखें, डिपेंडिंग कि आप उस बटन को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप हो सकता है कि डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो है वो
कोई मूवी प्ले करना चाह रहा है बटन, और एक और बटन जो इमेज अपलोड करना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा इस केस में देर यूजिंग द सेम कंपोनेंट स्टिल। तो आप यहाँ पे देखें, इट्स स्टिल अ बटन। ठीक है, यहाँ पर आप देखें मेन फंक्शन, दिस इज आवर मेन फंक्शन टूल बार। और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वी हैव one which is a play button and another which is a upload button. अच्छा, प्ले बटन को हम पास कर रहे हैं नेम ऑफ अ मूवी, एंड अपलोड बटन को कुछ पास नहीं कर रहे। अच्छा, so let's see what each of these different components is doing. So play button component, ये प्ले बटन कंपोनेंट है। जो प्ले बटन को हम पास कर रहे हैं द मूवी नेम, आप देख सकते हैं हियर इज अ मूवी नेम, इसको हमने पास किया। तो प्ले बटन कंपोनेंट में हमने इसको प्रॉप्स के थ्रू डिस्ट्रक्चर किया, एंड देन इनसाइड ऑफ दैट फंक्शन, द प्ले बटन फंक्शन, हमने रिटर्न किया है एक बटन, और उस बटन में हम ऑन क्लिक हैंडलर दे रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने हैंडल प्ले क्लिक फंक्शन को कॉल किया हियर, और उसका काम है सिर्फ अलर्ट प्ले करना, प्लेइंग द मूवी नेम। एंड उसके अलावा हमने जो चाइल्ड है, उस चाइल्ड के अंदर हमने जो बटन का टेक्स्ट है वो पास कर दिया। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, हैंडल प्ले बटन को आपने भी देख लिया, सो दैट्स द प्ले बटन। ठीक है, अच्छा, और जो बटन एलिमेंट है दैट इज दिस कंपोनेंट, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बटन को हम यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है कि जो ऑन क्लिक है नाउ द हैंडलर इटसेल्फ, वो एक फंक्शन है। तो बटन को अब हम जब कॉल कर रहे हैं तो उसमें हम ऑन क्लिक हैंडलर पास कर रहे हैं जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। सो इन आवर एग्जांपल सो फार हमारे पास होम पेज पे वी हैव दिस अलर्ट बटन। अच्छा, इसको हम अब क्लियर कर देते हैं, वाइप अवे एवरीथिंग। So let's add these two buttons, the play button and the upload button. So these are errors क्योंकि ये हमने अभी तक create नहीं किया। So now हमारे home page पे we've added these two buttons, ठीक है? Now one at a time, let's create these two files. तो सबसे पहले let's create the play button. तो play button में हमने क्या किया कि we are passing a property जिसके अंदर हम नाम पास कर रहे हैं the name of that movie. ठीक है? So let's create that component and let's यहाँ से इसको copy कर लेते हैं। So play button function component में से play button .tsx। So ये हमारा play button है, and we want to import this function. Interesting, उसने बगैर import किए हुए भी इसने नहीं दिया। ओह, मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ। Again. So we have the play button, the upload button. Acha, so play button is there,
एंड देन प्ले बटन को हमने मूवी नेम पास कर दिया, एंड लेट्स सी इन द प्ले बटन हमने उसको गेट कर लिया, इसको टाइप, ठीक है। अच्छा, अब प्ले बटन में मूवी नेम गेट हो गया, एंड देन हमने उसको यूज़ करना है इनसाइड ऑफ आवर एक्चुअल बटन। अच्छा, अब जो हमारा बटन है, इस बटन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बटन फ्रॉम बटन, ठीक है। तो नाउ वी हैव द बटन कंपोनेंट एडेड, और बटन कंपोनेंट में हमने कोई इनपुट नहीं दिया हुआ, so we can catch the property inside the button component also. तो हमें on click और children चाहिए। hopefully आपको ये flow समझ आ रही है। so in our page में हमने play button को कॉल किया, play button को हमने movie property पास किया, movie name। फिर if you look inside the play button component, movie name को हमने props के अंदर destructure किया, and हमने मूवी नेम को यूज़ किया है इनसाइड ऑफ आवर बटन, ताकि जब हम क्लिक करें तो हम उसको एक तो बटन पे हम डिस्प्ले कर सकें, एंड दूसरा जब हम बटन पे क्लिक करें तो हम ऑन क्लिक हैंडलर के अंदर मूवी नेम प्लेइंग मूवी नेम डिस्प्ले कर सकें, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर हमने जो रीयूजेबल बटन कंपोनेंट बनाया था वो यूज़ करना चाह रहे हैं, सो वी यूजिंग द बटन कंपोनेंट जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। एंड उस बटन कंपोनेंट को हम ऑन क्लिक पास कर रहे हैं, वी पासिंग दिस फंक्शन एज अ प्रॉपर्टी, और बटन टेक्स्ट में हम ये चाइल्ड पास कर रहे हैं। सो इनसाइड द बटन कंपोनेंट हमने क्या करना है, वी नीड टू गेट दी टू थिंग्स जो हम पास कर रहे हैं, राइट। वी आर गेटिंग द ऑन क्लिक एंड द चिल्ड्रन। तो अब देखें ऑन क्लिक एंड चिल्ड्रन, राइट। सो इनसाइड बटन ऑन क्लिक एंड चिल्ड्रन को हमने गेट किया, एंड देन वंस वी हैव दोज टू प्रॉपर्टीज, अब बटन भी ओके हो गया। अच्छा, और फिर अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बटन कंपोनेंट है उसके अंदर जो हमने रिसीव किए हैं दोनों प्रॉपर्टीज उनको हम कॉल कर लें। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन हियर, अब हम सिंपली बटन को कॉल करेंगे, और ऑन क्लिक पे हम ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम चिल्ड्रन कॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड देन द अपलोड बटन। अच्छा, अपलोड बटन में क्या किया है, नथिंग। तो अपलोड बटन जो है उसका एक फंक्शन क्रिएट होगा, so let's create another component called upload button, और अपलोड बटन जो फंक्शन है ये भी बटन कंपोनेंट यूज कर रहा है, so we'll import the button component just like here, ठीक है। और इस बार अपलोड बटन के अंदर हम जब बटन कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं तो उसको ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन पास कर रहे हैं। अच्छा, दिस टाइम इट्स अ एरो फंक्शन, इसको हम यहाँ से रिमूव करके फंक्शन डिफाइन करके भी पास कर सकते हैं, और ये हमने पहले भी देखा था कि वी कैन आल्सो डिक्लेयर एंड डिफाइन द फंक्शन हियर एज वेल, एरो फंक्शन फॉर्म में, और इसका जो चिल्ड्रन है ये भी हो गया। सो नाउ आपके पास ये आ गया, वी जस्ट नीड टू import the upload button, ठीक है। so that's it and no more errors. so now upload button में हमने यहाँ पे कोई भी मैसेज पास नहीं किया, अपलोड बटन कंपोनेंट में हमने
जो ऑन क्लिक हैंडलर पास किया है वहाँ पर हमने अपलोडिंग लिखा हुआ है, एंड देन वी जस्ट हैव द अपलोड इमेज बटन टेक्स्ट, ठीक है। और जो हमारा बटन है, जो भी हम ऑन क्लिक हैंडलर पास करेंगे वो बटन यूज कर लेगा। सो नाउ इफ यू सी हियर, हमने अगेन प्रॉब्लम क्या होगी, विल गेट द सर्वर साइड एरर इशू अगेन। सो नाउ थिंक अबाउट इट, जो हमारा जो ऑन क्लिक हैंडलर है, बटन में तो हमने यूज क्लाइंट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें वी हैव एन ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हियर, so we'll need a use client, right? और यहाँ पे भी on click है। So in both these places हम client side पे काम कर, ठीक है। So that's our button, दोनों बटन। So अगर अब हम first button पे क्लिक करेंगे तो it will show the name of the movie playing, and second button पे क्लिक करेंगे तो it will just say uploading। तो इस तरह से आप React के अंदर ये different ऑन क्लिक हैंडलर्स या इवेंट हैंडलर्स को पास कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी। यूज क्लाइंट हम यूज करते हैं हियर बिकॉज जहाँ पर भी हम जब भी हम नेक्स्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 13 विद द ऐप कंपोनेंट डायरेक्टरी इट्स अ सर्वर कंपोनेंट। बट ऑन क्लिक हैंडलर्स, कोई भी इवेंट हैंडलर्स जो आपके ब्राउजर में इवेंट्स होते हैं वो सर्वर साइड पे नहीं होते, वो क्लाइंट साइड पर होते हैं। सो दीज आर देन नीड टू बी क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स, तो इसलिए हम क्लाइंट यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स दिस। ओके, नेक्स्ट थिंग, इवेंट हैंडलर प्रॉप्स को आप नेम भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्किप ओवर दीज थिंग्स नाउ, आई थिंक इट्स गुड इनफ। अच्छा, तो अब आपका डू वन ऑफ दीज चैलेंजेस, यहाँ पे दो चैलेंजेस हैं, सो ट्राई एंड सॉल्व देम जब आपके पास फ्री टाइम हो। ओके, अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वाज द कंपोनेंट मेमोरी, द स्टेट। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कंपोनेंट के अंदर इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो you're changing information based on some interaction। अच्छा, तो होगा क्या कि जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होता है बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन, कुछ ना कुछ डिस्प्ले में चेंज आना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आप उस फॉर्म फील्ड के अंदर टाइप कर रहे हैं तो फॉर्म की फील्ड अपडेट हो जानी चाहिए, जो आप टाइप कर रहे हैं दैट शुड बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म। अगर आप एक इमेज कैरोसेल को देख रहे हैं तो अगर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इमेज डिस्प्ले हो रही है वो इमेज चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स साइट पर हैं और आप बाय बटन पे क्लिक करते हैं या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आपकी शॉपिंग कार्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके कंपोनेंट को याद रखनी होती हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कंपोनेंट मेमोरी, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने कार्ट के अंदर तो योर ऐप नीड्स टू रिमेंबर इट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कंपोनेंट मेमोरी, एक है ऐप मेमोरी। तो राइट नाउ लेट्स ओनली टॉक अबाउट द कंपोनेंट मेमोरी। तो रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी होती है
जो कंपोनेंट के अंदर कंटेन मेमोरी होती है, इसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐड करने के लिए यूज स्टेट हुक यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये कंपोनेंट है, इसमें एक इमेज रेंडर किया हुआ है। जब हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो होना क्या चाहिए कि वी शुड शो द सेकंड इमेज, राइट। असम्पशन तो ये होती है कि नेक्स्ट क्लिक करें, इट शुड मूव टू सेकंड इमेज, सेकंड पर हैं और नेक्स्ट क्लिक करें, इट शुड मूव टू द थर्ड इमेज एंड सो ऑन, ठीक है। और ये होता कैसे है कि जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो भी सेलेक्टेड इमेज है, हम एक लिस्ट ऑफ इमेजेस में से जो भी नेक्स्ट इमेज है उसका इंडेक्स यूज करेंगे एंड डिस्प्ले दैट। तो यहाँ पर आप इसका कोड चेक करें। यू हैव a data file, a data.js, जिसके अंदर एक array of objects है and each object contains information about one image. तो यहाँ पे you'll have 12 images, ठीक है। So the first image is being displayed. अच्छा, now you can see कि जो function है हमारा, it's a gallery component। अच्छा, और गैलरी के अंदर जो हमारी जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, इनसाइड ऑफ हियर वी हैव जस्ट वेरिएबल इंडेक्स 0, ताकि हम बता रहे हैं कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे। दिस विल रेफरेंस द अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स टॉकिंग अबाउट द 0 इंडेक्स, ठीक है, और द फर्स्ट इमेज। एंड देन जो हमारा यहाँ पर रिटर्न देखते हैं कि वी हैव अ बटन, नेक्स्ट बटन, जिसके क्लिक पर वी हैव अ हैंडल क्लिक फंक्शन हियर। और ये क्या कर रहा है, जब भी हम हैंडल क्लिक पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू को ऐड 1+1 करके हम सेव कर देंगे, ओके। एंड देन सम हेडिंग जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और हेडिंग 3 व्हाट इज दिस के अच्छा, ये आपका रेफरेंस है कि कौन सी इमेज नंबर सेलेक्ट हुई है। एंड देन द एक्चुअल इमेज, ठीक है, जिसमें आपका रेफरेंस किया हुआ है द करेंट इमेज, ठीक है। द स्कल्पचर क्या है, जो आपका पूरा डेटा है, दैट इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम data.js, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, तो होना क्या चाहिए कि जब भी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो हैंडल क्लिक फंक्शन रन होना चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। एंड नाउ दैट यू हैव अपडेटेड इंडेक्स वैल्यू, तो आपको नेक्स्ट इमेज सेलेक्ट हो जानी चाहिए। एंड देन जब नेक्स्ट इमेज सेलेक्ट हो गई है तो देन यू जस्ट शो द नेक्स्ट इमेज, राइट। ये दैट्स द लॉजिक हियर कि ये चाह रहे हैं बट नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। अच्छा, वाई? अच्छा, यहाँ पर आप देखें, इट्स टेलिंग यू कि जब आप इवेंट हैंडलर पे क्लिक कर रहे हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल को अपडेट कर रहा है। अच्छा, द इंडेक्स वेरिएबल, ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो इसको रेंडर करने से रोक रही हैं द नेक्स्ट इमेज। अच्छा, नंबर 1, जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं वो जब आपके यूआई के अंदर कोई चेंज आता है वो परसिस्ट नहीं करता। तो जो भी लोकल वेरिएबल था उसको अगर अपडेट करते हैं तो व्हेन द पेज री रेंडर्स वो ओवरराइट हो जाता है, तो लोकल वेरिएबल डजंट कैरी ओवर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हेन रिएक्ट रेंडर्स दिस कंपोनेंट अ सेकंड टाइम, इट रेंडर्स इट फ्रॉम स्क्रैच। तो जो भी बाय डिफॉल्ट थी वैल्यू वो दोबारा से आ जाएगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी, तो जो भी होता है इट विल डू द ऐड वन एंड देन इट विल गो बैक टू 0। तो एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये है कि अगर आप लोकल वेरिएबल में चेंज करेंगे तो रिएक्ट के अंदर वो आपका रेंडर ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से रिएक्ट डेवलप किया गया है, अगर आप लोकल वेरिएबल को चेंज करेंगे, रिएक्ट को पता नहीं है कि उसको दोबारा से पेज को या कंपोनेंट को रेंडर करना है, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ रिएक्ट इज बिल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि रिएक्ट यूज़ करके
डेटा चेंज होता है अगर, और कंपोनेंट आप रिफ्रेश करना चाहें विद द न्यू डेटा, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक ये कि डेटा एक तो रिटेन हो, और दूसरा ये कि रिएक्ट को पता हो। ठीक है। तो इन दोनों इश्यूज को जो यूज स्टेट होकर है रिएक्ट के अंदर, वो सॉल्व करता है। अच्छा, वो कैसे करता है कि वो एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करता है, और वो स्टेट वेरिएबल परसिस्ट होता है। ठीक है। तो चाहे जितनी भी बार आप कंपोनेंट को री-रेंडर करें, वो फ्रॉम स्क्रैच डेटा को इनिशियलाइज नहीं करेगा। जो भी लास्ट प्रीवियस रेंडर में स्टेट था उसी को यूज करेगा। ठीक है। एंड इट विल persist that data, and then एक फंक्शन जो आप यूज कर सकें इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। ठीक है। और जब भी आप ये फंक्शन यूज करेंगे तो रिएक्ट को पता चल जाएगा कि ओके नाउ मुझे कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करना है बिकॉज मेरा स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ। ठीक है। अच्छा, सो अगर आप एक स्टेट वेरिएबल ऐड करना चाहें तो सबसे पहले आपको, अगर यूज स्टेट हुक करना है यूज, तो यू हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम रिएक्ट। तो रिएक्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नेक्स्ट जेएस के अंदर, आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट इट। ठीक है। अच्छा, तो हम ये करते हैं कि ये वाला जो पूरा कोड है, लेट्स गेट दिस डेटा को भी गेट कर लेते हैं, एंड लेट्स क्रिएट अ डेटा, यहाँ पे डेटा डॉट जेएस, इसको बल्कि स्कल्पचर लिस्ट कर लेते हैं, स्कल्पचर लिस्ट। यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, एंड देन विल हैव इसको हम गैलरी कंपोनेंट में कर लेते हैं। वी ऑलरेडी हैव अ गैलरी कंपोनेंट, इसको हम कर लेते हैं स्कल्पचर गैलरी। ठीक है। So let's copy all of this. अच्छा, so two problems, एक इसको ये फाइल नहीं मिल रही क्योंकि फाइल की लोकेशन is different. अच्छा, so the data file from here is up one level in the data folder. डेटा में स्कल्पचर लिस्ट। ठीक है। और इसको हम कह देते हैं, वी आर कॉलिंग दिस स्कल्पचर गैलरी। सो स्कल्पचर गैलरी। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया, एंड देन हम पेज में स्कल्पचर गैलरी को कॉल कर लेते हैं। ठीक है। सो नाउ स्कल्पचर गैलरी में ऑन क्लिक यूज हो रहा है, सो दिस नीड्स टू बी अ यूज क्लाइंट, राइट। तो ये आपका स्कल्पचर गैलरी का कंपोनेंट आ गया, एंड देन क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। ओके, सो दिस इज सेट। अच्छा, नाउ लेट्स कैरी ऑन। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा यूज स्टेट हुक है वो हम ऐड करें इस कंपोनेंट में। सो फर्स्टली हम यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट। सो एट द टॉप ऑफ द पेज लेट्स इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अब हमारे पास यूज स्टेट हुक अवेलेबल हो गया इस कंपोनेंट के अंदर। जब फिर हमने जो इंडेक्स वैल्यू सेट की थी इनिशियली टू 0, अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे और एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जो ये दिस इज द क्या कहते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड वे। इसी तरीके से आप यूज स्टेट को कॉल करेंगे। सो यू कॉल द यूज स्टेट हुक, ये एक फंक्शन है, और इसको आप इनिशियल वैल्यू पास कर देंगे, जो भी आप वैल्यू चाह रहे हैं आपके स्टेट वेरिएबल की हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप इसको यूज़ करते हुए यू विल क्रिएट टू वेरिएबल्स। एक जो आपका स्टेट वेरिएबल है, द इंडेक्स, जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, तो दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। और दूसरी जो चीज़ है, ये आपका फंक्शन है। दिस इज़ द फंक्शन जो आपके इंडेक्स को अपडेट करेगा। ठीक है, सो विल यूज़ दिस, और इसको हम ऐड कर लेंगे इनसाइड ऑफ आवर स्कल्पचर गैलरी। तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल ज़ीरो की जगह हम रिप्लेस कर देंगे विद दिस। अच्छा, एंड नाउ दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि अब हम इंडेक्स को इस तरीके से अपडेट नहीं करेंगे। हम अपडेट इंडेक्स को अब कैसे अपडेट करेंगे, विल यूज दिस फंक्शन। ठीक है, सेट इंडेक्स। अच्छा, हाउ विल वी यूज इट? ये क्या कह रहा है, इंडेक्स इज अ स्टेट वेरिएबल एंड सेट, हाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अच्छा, राइट, एंड देन जो हमारा हैंडल क्लिक फंक्शन है, इंस्टेड ऑफ नाउ डूइंग दिस, अब हम सेट इंडेक्स यूज करेंगे, सेट इंडेक्स, और उसके अंदर हम पास कर देंगे कि जो इंडेक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो विल यूज दिस फंक्शन सेट इंडेक्स, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में हम इंडेक्स की न्यू वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंडेक्स +1 हो जाए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूज स्टेट को यूज किया। वी पास इन अ ज़ीरो एज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, और जब भी हम हैंडल क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, हम ये चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स की वैल्यू है उसमें +1 हो जाए। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर अब आप क्लिक करेंगे द नेक्स्ट बटन, इट शुड चेंज द इमेज। सो नाउ यू कैन सी, दैट्स हाउ दिस वर्क्स। तो दिस इज़ योर फर्स्ट हुक। तो यूज स्टेट हमने जैसे बात की थी कि ये एक फंक्शन है रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट के अंदर जो हुक्स होते हैं उसमें ये कन्वेंशन है कि जो भी, जैसे जो भी आप हुक यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे ये स्टेट का हुक है, उसके आगे बाय कन्वेंशन यूज़ का वर्ड ऐड हुआ हुआ होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कोई कीवर्ड नज़र आएगा, तो यू कैन टेल दैट इट्स अ हुक। हुक इज़ नथिंग बट अ फंक्शन। ठीक है, उसमें स्पेशल बात क्या है कि ये अवेलेबल होता है जब रिएक्ट रेंडर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिएक्ट फीचर्स को हुक कर देता है। ठीक है, तो स्टेट इज अ हुक। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि आप एक कंपोनेंट में मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने जैसे इंडेक्स यूज़ किया था टू चेंज द स्टेट हियर। आप एक और स्टेट अगर ऐड करना चाहें, तो यू कैन यूज़ इट टू डिस्प्ले और हाइड द डिटेल्स ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये किस तरह से काम कर रहा है इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। अगर आप यूज स्टेट हुक यूज़ करें, तो यू कैन हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स, कि जब भी ये शो मोर का फंक्शन, शो मोर की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। ठीक है, एंड देन इन द यूआई आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है, द शो मोर डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ जब होगी अगर शो मोर ट्रू है। अगर शो मोर ट्रू है तो फिर इट विल डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन। अगर शो मोर फॉल्स है, इट विल नॉट डिस्प्ले द फंक्शन, द डिटेल्स, द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेट फॉल्स है, शो मोर इज फॉल्स, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रही।
ये जो शो डिटेल्स का फंक्शन बटन है, यू कैन सी द बटन हियर, दिस वन, शो डिटेल्स, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जो वर्ड है शो, इट्स अ टर्नरी, कि अगर शो मोर इज फॉल्स तो हाइड, सॉरी, अगर शो मोर इज ट्रू तो हाइड, और अगर फॉल्स है तो शो। एंड बाय डिफॉल्ट क्योंकि इट्स फॉल्स, ठीक है, तो अगर फॉल्स है तो शो डिटेल्स बटन पे नज़र आ रहा होगा, एंड अगर शो मोर फॉल्स है और ट्रू है तो ये डिस्प्ले हो रही होगी डिस्क्रिप्शन। एंड बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन फॉल्स है तो यू नॉट एबल टू सी द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड यू कैन सी द शो डिटेल्स बटन। इस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हैंडल मोर क्लिक फंक्शन रन होगा। द हैंडल मोर क्लिक फंक्शन इज हियर। ये क्या कर रहा है कि ये फ्लिप कर रहा है इस बुलियन को, तो अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ऑल इट्स डूइंग। और ये यूज़ कर रहा है सेट शो मोड को, ठीक है। तो नाउ जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं शो डिटेल्स को, तो करेंटली जो शो मोर वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल, इसकी वैल्यू फॉल्स है एंड यू कैंट सी द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। वंस द वैल्यू इज ट्रू, पेज रिएक्ट का कंपोनेंट जब रेंडर होता है तो यू विल सी कि जो बटन है उसमें टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। नाउ इट विल से हाइड डिटेल्स, और जो ये वाला सेक्शन है इट विल शो द डिस्क्रिप्शन। और जब हाइड करेंगे तो इट विल फ्लिप अगेन, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जिनकी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होती, तो आप उनको अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स में क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक ही मतलब एक ही टाइप का डेटा है तो आप एक ही स्टेट वेरिएबल में उसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इनसाइड ऑफ अ, तो जैसे यहाँ पर हमने अभी तो एक नंबर वैल्यू दिया है, बूलियन दिया है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्टेट, ठीक है। अच्छा, ये बात है इम्पोर्टेंट कि जो आपका स्टेट होता है वो लोकल होता है सिर्फ आपके कंपोनेंट के अंदर, बिकॉज इट्स अ कंपोनेंट स्टेट, ठीक है। सो अगर हम गैलरी 2 बार कॉल कर लें तो यहाँ पर आप देखें गैलरी इज रेंडर्ड ट्वाइस विद नो चेंजेस टू लॉजिक। अच्छा, आप देखें अगर इसको हम नेक्स्ट करते हैं तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट री रेंडर होता है, और जो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है वो सिर्फ इस कंपोनेंट के अंदर वाला स्टेट चेंज हो रहा है। इवन दो के दोनों कंपोनेंट सेम है, दिस स्टेट डज नॉट चेंज। यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे स्टेट तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इफेक्ट होगा, इट विल नॉट इफेक्ट द अदर गैलरी कंपोनेंट, ठीक है। सो अगेन ट्राई आउट द चैलेंजेस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये रेंडर होता कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इससे पहले कि आपका कंपोनेंट डिस्प्ले हो आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहले रिएक्ट उसको रेंडर करता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है ताकि आप समझ सकें कि रिएक्ट जो है आपका कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, सो यहाँ पर आप इमेजिन करें कि जो आपका रिएक्ट कंपोनेंट है वो रेंडर कैसे होगा। अच्छा, दिस इज़ अ गुड एनालॉजी कि आप इस तरह से इमेजिन करें कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं देयर कुक्स इन अ किचन। तो एक किचन है आपका, उसमें मल्टीपल कुक्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ईच ऑफ देम इज़ अ सेपरेट कुक। अच्छा, और वो क्या करता है कंपोनेंट कि वो आपको कुछ क्रिएट करके देता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि रिएक्ट जो है, रिएक्ट आपका वेटर है। वेटर क्या करता है कि जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं आपके रेस्टोरेंट में, उनसे रिक्वेस्ट लेता है और
जो जब रिक्वेस्ट उनकी कंप्लीट हो जाती है तो उनको ऑर्डर वापस ला के दे देता है। ठीक है, इस जैसे हमने एपीआईज में एग्जांपल देखा था, जस्ट लाइक दैट, राइट। तो कस्टमर आता है, वो आपका ऑर्डर प्लेस करता है, रिएक्ट उसको ऑर्डर को पूरा प्रोसेस करके वापस ला के देता है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रोसेसेस हैं, द ट्रिगर, द रेंडर एंड द कमिट। अच्छा, ट्रिगर कहाँ से होता है? जब हम कोई इंटरेक्शन करते हैं, तो जब कस्टमर आता है और वो ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ट्रिगर करता है। रेंडर क्या करता है कि जो भी हम प्रेपरेशन वर्क कर रहे होते हैं, जो डिश प्रिपेयर करने की, और फिर हम कमिट करते हैं कि वो जो डिश होती है उसको हम किचन से रिटर्न करके टेबल पे प्लेस करते हैं, या आपके यूआई में कंपोनेंट रेंडर कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो ट्रिगर कैसे होता है? दो रीजंस हो सकते हैं कि एक कंपोनेंट रेंडर हो। सबसे पहला तो इनिशियल रेंडर, कि आपने कंपोनेंट को कॉल किया तो कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। दूसरा दूसरी कंडीशन क्या है कि उस कंपोनेंट में या उसकी कंपोनेंट के एंसेस्टर में कोई स्टेट अपडेट हुआ है तो वो स्टेट दोबारा से रेंडर होगा। अच्छा, तो इनिशियल रेंडर, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है, राइट, आपको जो भी कंपोनेंट्स आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, वो उनका फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। ठीक है। अच्छा, जब हम नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे होते हैं तो ये नेक्स्ट जेएस इसको हाइड कर देता है सारी चीज़ को, विच मेक्स इट ईजियर टू यूज़ रिएक्ट। ठीक है, बट बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था कि देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड क्रिएट रूट, जो आपके जो आपका टारगेट डॉम होता है, डॉम इज़ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको वो टारगेट करता है और उसके अंदर एक रेंडर मेथड कॉल करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी, तो ये तो इनिशियल रेंडर है आपका। दूसरा ट्रिगर क्या है कि आपका स्टेट अपडेट हो गया और आपको री रेंडर की ज़रूरत है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि जो हम हमारा सेट फंक्शन जो था, जो भी हमारे यूज स्टेट के अंदर सेट फंक्शन आता है, उसको जब भी हम कॉल करते हैं तो रिएक्ट को इंडिकेशन मिल जाती है कि हमने कोई स्टेट में चेंज किया है और अब हमें ज़रूरत है कि हम स्टेट को, सॉरी, हम कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करें। ठीक है, तो जब भी हम स्टेट को अपडेट करेंगे तो हमारा रेंडर ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो पहला स्टेप था कि ट्रिगर होगा। अच्छा, स्टेप टू था कि आपका रेंडर करना है कंपोनेंट को। अच्छा, जब आपने ट्रिगर कर दिया तो रिएक्ट को ये फिगर आउट करना होगा ना कि जो आपका कंपोनेंट है उसमें डिस्प्ले क्या करना है। ठीक है, दिस इज द रेंडरिंग प्रोसेस। अच्छा, तो जब आपका इनिशियल रेंडर होता है तो रिएक्ट क्या करेगा, आपका रूट कंपोनेंट है उसको कॉल कर लेगा और जो भी इनिशियल वैल्यूज हैं उसके हिसाब से डिस्प्ले कर देगा यूआई। अच्छा, जब आप स्टेट को अपडेट करेंगे और दोबारा से री रेंडर होगा तो फिर क्या होगा कि रिएक्ट कॉल करेगा आपका वो कंपोनेंट जिसमें स्टेट अपडेट हुआ है। सारे कंपोनेंट्स अपडेट नहीं होंगे, सिर्फ वो कंपोनेंट अपडेट करेगा जो चेंज हुआ है, जिसके अंदर स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है। अच्छा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये रिकर्सिव प्रोसेस है। जो कंपोनेंट आपका अपडेट होता है, ठीक है, अगर वो कंपोनेंट है उसके अंदर और भी नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो मेन कंपोनेंट रेंडर करने के बाद रिएक्ट चाइल्ड कंपोनेंट्स को भी रेंडर करता जाएगा। ठीक है, एंड ऑल द वे अनटिल द लास्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि पॉसिबल है कि आपकी जो भी वैल्यू है उसकी बेसिस पे चाइल्ड कंपोनेंट्स को भी इम्पैक्ट पड़े, तो इट विल रेंडर ऑल ऑफ द चाइल्ड कंपोनेंट्स जहाँ से भी स्टेट अपडेट हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि यू हैव द गैलरी और एक इमेज। तो गैलरी कंपोनेंट के अंदर आपके पास ये इमेज 3 बार डिस्प्ले हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब ये आपको फर्स्ट टाइम रेंडर करके देगा, तो रिएक्ट क्या करेगा कि आपके HTML डॉम के अंदर ये क्रिएट करेगा उसकी हायरार्की,
जिसके अंदर पहले सेक्शन क्रिएट करेगा, सेक्शन के अंदर हेडिंग क्रिएट करेगा, और फिर इमेज 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 3 इमेजेस के सेक्शंस क्रिएट कर देगा. सो ऑल ऑफ दिस विल बी क्रिएटेड आपके डॉम हायरार्की के अंदर. ठीक है. सो यू विल हैव द मेन पेरेंट सेक्शन जिसके अंदर यू विल हैव दीज 4 चाइल्ड एलिमेंट्स. ठीक है. अच्छा, अगर ये री रेंडर होगा तो रिएक्ट क्या करेगा कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेगा. जो भी चीज़ चेंज हुई होगी उसको ये दोबारा से रिकैलकुलेट कर लेगा. ठीक है. लेकिन ये आपको कुछ शो नहीं कराएगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन करेगा. ठीक है. तो ये मेमोरी के अंदर बिहाइंड द सीन डॉम अपडेट कर रहा होगा, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा. जब वो रेंडर कंप्लीट हो जाएगा इन द मेमोरी, अब वो आपको डिस्प्ले करने आएगा. दैट्स द थर्ड स्टेप ऑफ द रेंडर. तो ये होता है आपका कमिट. तो जैसे ही उसने रिएक्ट ने कंप्लीट किया रेंडर करना, वो एक्चुअल डॉम को मॉडिफाई कर देगा. तो जो आपका फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, इनिशियल रेंडर, तो उसमें क्या करता है रिएक्ट, अपेंड चाइल्ड करता है. अपेंड चाइल्ड इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन जिसके अंदर आप डॉम के अंदर कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं. अच्छा, दिस कुड गेट कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस. होता क्या है कि जब आप जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली एचटीएमएल अपडेट करते हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एचटीएमएल टैग ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डॉम एपीआई. तो ये एक डॉम एपीआई का फंक्शन है, और इसको अगर आप यूज़ करते हैं, अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप टैग ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. और वो सारे टैग्स को हम नोड्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, तो इन दिस एग्जांपल हियर वी हैव ऑल ऑफ दीज डिफरेंट नोड्स. ठीक है. एक पेरेंट नोड है सेक्शन, और उसके अंदर हमारे पास हायरार्की के हिसाब से 4 चाइल्ड नोड्स हैं. तो जब आपका इनिशियल रेंडर होगा तो रिएक्ट क्या करेगा, डॉम एपीआई कॉल करेगा, और ये सारे आपके जो नोड्स हैं ये एचटीएमएल के अंदर पास कर देगा. नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. ये आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा. अच्छा, और जब भी पेज आपका री रेंडर होगा या कंपोनेंट री रेंडर होगा, सो व्हाट विल हैपन, रिएक्ट क्या करेगा, जो भी मिनिमल उसको रिक्वायर्ड है टू टू अपडेट द यूआई बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, वो रिएक्ट फिगर आउट करेगा जब आप जो भी इंटरेक्शन करेंगे कि कौन से कंपोनेंट में क्या चेंज करनी है. वो अपडेट करेगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट रिएक्ट डिसाइड करेगा कि डॉम को किस तरह से अपडेट करना है. उसके हिसाब से डॉम एपीआई कॉल करके डेटा अपडेट कर देगा. अच्छा, जब रिएक्ट की रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी और डॉम जो है वो अपडेट हो जाएगा, तो फिर ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र के पास अपडेटेड डॉम आ जाएगा, और ब्राउज़र दोबारा से उसको डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, विद द अपडेटेड डॉम. तो इसको हम पेंटिंग कहते हैं, कि जो ब्राउज़र है वो आपके डिस्प्ले करता है. दिस इज कॉल्ड पेंटिंग. ठीक है. सो एज अ रिकैप, क्या होता है कि रिएक्ट 3 स्टेप्स के अंदर आपकी कंपोनेंट को रेंडर करता है. सो सबसे पहले ट्रिगर होता है, या तो इनिशियल ट्रिगर होता है या री रेंडर होता है. ठीक है. सेकेंड स्टेप आपका रेंडर होता है, जिसमें रिएक्ट फिगर आउट करता है कि रेंडर करना क्या है, जो सारी कैलकुलेशंस हैं. तो इनिशियल रेंडर पे इट विल यूज द इनिशियल स्टेट एंड ऑल द एग्जिस्टिंग जो स्टैटिक कंटेंट है, उसके हिसाब से यूआई जनरेट कर देता है. री रेंडर पे री रेंडर ट्रिगर होगा जब भी आपका सेट स्टेट फंक्शन रन होगा, और उसके बेसिस पे रिएक्ट को फिगर आउट करना होगा कि कहाँ पे कौन सी यूआई में चेंजेस आई हैं, उस यूआई को वो री रेंडर कर देगा. एंड द लास्ट थिंग इज द कमिट, कि एक्चुअली डॉम के अंदर जाके उसको फिजिकली एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल कोड को चेंज करना. ठीक है, दैट्स द कमिट.
अच्छा, यू कैन यूज अ स्ट्रिक्ट मोड टू फाइंड मिस्टेक्स इन योर कंपोनेंट्स। और क्या है कि अगर रिएक्ट को ये लगता है कि जो रेंडर हुआ है वो सेम है फ्रॉम द लास्ट रेंडर, तो रिएक्ट कुछ भी नहीं करेगा, यू विल नॉट नोटिस एनी चेंजेस, डॉम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ रिएक्ट वर्क्स। अच्छा, स्टेट एज अ स्नैपशॉट। अच्छा, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो आपका रिएक्ट के अंदर जो आपका स्टेट होता है, वो लगता ही है कि वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है जिसको आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। लेकिन स्टेट जो है वो एक स्नैपशॉट की तरह ज़्यादा काम करता है, उसको आप नॉर्मली ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम सेट करते हैं स्टेट को, दैट्स व्हाई वी यूज दैट सेट स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ये नहीं होता कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल को अपडेट करते हैं आप करते क्या है कि जब आप सेट स्टेट को कॉल करते हैं, जो सेट स्टेट फंक्शन होता है, तो वो आपके वेरिएबल को रिक्रिएट करता है एंड साथ में री रेंडर भी ट्रिगर करता है, तो इट्स लाइक अ स्नैपशॉट। अच्छा, सेटिंग स्टेट ट्रिगर्स रेंडर्स। तो ये तो हमें पता है, अभी हमने प्रीवियसली बात की है कि जब भी हम स्टेट को सेट करते हैं तो हम रिएक्ट को इंडिकेट कर देते हैं कि हमने स्टेट चेंज किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि हमारी चेंज के हिसाब से क्या री रेंडर और टॉम को अपडेट करने की ज़रूरत है, और रिएक्ट उस प्रोसेस को फॉलो कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो आपका यूज़र इंटरफेस है, अगर आप उसको चेंज करते हैं डायरेक्टली, उसको आप यूज़र के किसी इवेंट के ऊपर इंटरफेस अपडेट करते हैं। अच्छा, रिएक्ट इसको करता तो है बट इट डज इट लिटिल बिट डिफरेंटली। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा था कि जो भी हमारा पूरा प्रोसेस है कि हम ट्रिगर करते हैं, रेंडर करते हैं, फिर डॉम अपडेट करते हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि रिएक्ट कोई कंपोनेंट को अपडेट करे, सबसे पहले आपको उसके स्टेट को अपडेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इस एग्जांपल के अंदर वी जस्ट हैव अ फॉर्म जिसके अंदर एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको सेंड करते हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट को अपडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ विल दैट वर्क? कोड को देखें कि हमने यूज स्टेट हुक यूज़ किया हुआ है, वी इम्पोर्टेड इट, और फॉर्म फंक्शन के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक है हमारा इस सेंड का वेरिएबल जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, मतलब ये कि हमारा मैसेज अभी सेंड नहीं हुआ है, और दूसरा जो स्टेट वेरिएबल है वो हमारा मैसेज है जो हम यहाँ टाइप कर रहे हैं। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो जस्ट सेज हाई। अच्छा, फिर क्या है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं, अगर यहाँ पर अब हम कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, देखें इसको हमने पहले भी देखा था ना, ये आपको एक और एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि अगर इस सेंट का जो वेरिएबल है अगर ये ट्रू है तो हम क्या शो करेंगे, जस्ट अ हेडिंग कि योर मैसेज इज ऑन इट्स वे। अगर इस सेंट नहीं है, ठीक है, अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फॉल्स है, तो ये नहीं नज़र आएगा हमें, डिफ़ॉल्ट रिटर्न नज़र आएगा जिसमें हमें फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्म है, और उस फॉर्म के अंदर वी हैव ऑन सबमिट ट्रिगर। तो ये हमारा ऑन सबमिट इवेंट है, इसको हम हैंडल कर रहे हैं यूजिंग दिस फंक्शन। इस पर भी आते हैं। फिर हमारे पास फॉर्म के अंदर वी हैव द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास प्लेस होल्डर है जो हमारा मैसेज है। मैसेज जो है दैट इज, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है तो प्लेस होल्डर जस्ट सेज मैसेज। ठीक है, और जो वैल्यू है इसकी, जो टाइप हुई हुई वैल्यू होती है, दैट इज द मैसेज जो हमारा इनिशियल मैसेज है। ठीक है, दैट इज हाई। तो जब ये रीसेट करते हैं हम तो हमें
इनिशियल जो वैल्यू नज़र आ रही है दैट इज़ द मैसेज जो हमारे यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू है हाई। ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं ये कि जब भी हम इस टेक्स्ट एरिया को चेंज करेंगे, मतलब इसमें अगर कुछ भी हम टाइप टाइप करते हैं, तो हर टाइप के अंदर वी ट्रिगर एन इवेंट। तो फॉर ईच इवेंट हम क्या करेंगे कि सेट मैसेज कॉल करेंगे, दिस सेट मैसेज जो हमारे मैसेज के स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेगा यूजिंग द इंटायर वैल्यू ऑफ दिस इनपुट फील्ड, द टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो जब भी हम इस फॉर्म फील्ड में टाइप करेंगे तो इट विल अपडेट द स्टेट वेरिएबल यूजिंग द सेट मैसेज फंक्शन। ओके, एंड देन जो हमारा बटन है सेंड बटन, और ये है टाइप सबमिट। अच्छा, क्योंकि इसका बटन टाइप सबमिट है, तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म का सबमिट इवेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जैसे हमने सबमिट किया तो ये इवेंट इसको पता लग जाएगा कि सबमिट हुआ है, और हम क्या करेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है कि ये आपके पेज को रीलोड होने से बचा लेता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है एंड आप रीडायरेक्ट हो जाता है, नॉर्मली वो ही पेज रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम इस सेंड को फिर हम ट्रू कर देते हैं कि सेंड किया है, तो इस सेंड को हम फॉल्स की जगह ट्रू कर देंगे, जिसको हमें अपडेट करने के लिए ये सेटर फंक्शन यूज़ करना होगा। तो सेट इज सेंट इज नाउ ट्रू, तो ये वैल्यू अपडेट होगी फ्रॉम द फॉल्स टू द ट्रू। और सेंड मैसेज हम कर देंगे। जो सेंड मैसेज क्या है, सेंड मैसेज इज अ फंक्शन जो हमें यहाँ पे जिसकी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही, बट इट विल जस्ट टेक जो भी मैसेज था हमारा, उसको जैसे भी हम चाहें प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू क्लिक सेंड, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी टू ट्रू, और जैसे ही हमने स्टेट अपडेट किया तो क्या होगा कि रिएक्ट कह देगा कि नाउ आई हैव टू डू अ री रेंडर, और ये कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, एंड देन द सेकंड रेंडर ये वाला इफ ट्रू हो जाएगा, राइट, इज सेंट इज नाउ ट्रू, और फिर हम ये वाला यूआई दिखा देंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। अच्छा, सो यहाँ पर देखें ये वाला कोड, ये क्या कह रहा है, ट्राई टू गेस व्हाट क्लिकिंग दिस बटन विल अलर्ट। सो यू हैव यूज स्टेट बीइंग यूज्ड, आपका एक नंबर सेट हो रहा है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और वो नंबर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वेयर हियर इन द हेडिंग। ठीक है, और फिर हमारे पास एक बटन है जिस पे हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले वैल्यू इज जस्ट +5, और इसके क्लिक पे हम ये कर रहे हैं कि जो नंबर है उसको हम +5 करके सेव कर रहे हैं, एंड देन विल अलर्टिंग नंबर। नाउ गेस के ये जब हम इस पे क्लिक करेंगे व्हाट विल हैपन। So if we click this button, we still see 0. So इसकी explanation देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, if you use the substitution method from before, you can guess that the alert shows 0, right? ये अभी हमने देखा। अच्छा, होगा क्या कि जो आपका अलर्ट है यहाँ पर हमने पास किया नंबर, नंबर इज स्टिल 0। अच्छा, अगर आप इसमें टाइमर लगा देंगे, if you put a timer on the alert so it only fires after the component render, would it say 0 or 5? तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो अलर्ट है उसमें 3 सेकेंड का डिले लगा दिया।
Now what will happen? If you click it, it's still 0 after 3 seconds. अच्छा, अब क्या हुआ है कि after the 3 seconds we're still passing 0. अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी इनिशियल, वो हमने उस वैल्यू को हमने पास किया था, राइट, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और हमने उसको 5 से अपडेट तो कर दिया, लेकिन रिएक्ट ने जो आपको वैल्यू रिटर्न किया वो प्रीवियस स्नैपशॉट की वैल्यू रिटर्न किया, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना डिले करें या कुछ भी करें, यू विल ऑलवेज गेट द इनिशियल वैल्यू, बिकॉज जिस वैल्यू को आपने पास किया वो प्रीवियस स्नैपशॉट की वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा, अ स्टेट्स वेरिएबल वैल्यू नेवर चेंजेस विद इन अ रेंडर, ठीक है। आप जब री रेंडर करेंगे फिर वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जो भी लॉजिक है, जो अपडेट की लॉजिक है, वो री रेंडर के अंदर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अच्छा, सो हाउ कैन बी फिगर दैट आउट? यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखें कि ये एक इवेंट हैंडलर आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पर। इन दिस एग्जांपल एक फॉर्म है हमारे पास, वी हैव अ 2 एलिस और 2 बॉब, और हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं। अच्छा, जब हम इस मैसेज को सेंड करेंगे तो क्या होना चाहिए? लेट्स लुक एट द कोड फर्स्ट एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हमारे पास फंक्शन है टू रिटर्न द फॉर्म, दो हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, दी यूज स्टेट टू फाइंड द टू के किसको हमें सेंड करना है मैसेज, इनिशियल वैल्यू इज एलिस एंड द मैसेज इनिशियल वैल्यू इज हेलो। अच्छा, फिर हमारे पास हैंडल सबमिट का फंक्शन है। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स लुक एट द फॉर्म फर्स्ट एक्चुअली। ये हमारा फॉर्म है, सबमिट पे हैंडल सबमिट कॉल होगा, देन वी हैव द लेबल, द टू लेबल जिसके अंदर वी हैव द सेलेक्ट। सेलेक्ट ये हमारी ड्रॉप डाउन का बता रहा है, इसकी इनिशियल वैल्यू हमारी है 2 विच इज़ एलिस, राइट। एंड देन ऑन चेंज पर हम वैल्यू चेंज कर देंगे यूजिंग द सेट टू सेटर फंक्शन, यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन के अंदर ये दो वैल्यूज़ हैं, एलिस एंड बॉब। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन दैट हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर हमारा मैसेज है जो प्लेस होल्डर में, एंड देन हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट हेलो फॉर मैसेज, इसलिए रीसेट पे इट सेज हेलो। एंड देन जब भी हम चेंज करेंगे तो हमारा सेट मैसेज सेटर फंक्शन हमारे मैसेज स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेगा। दैट्स हाउ दैट वर्क्स। और सेंड पे हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन रन हो जाएगा which will um, which will send this alert message after 5 seconds. अच्छा, तो if we I already reset it, तो what do you expect the alert to display? क्या ये हेलो एलिस को करेगा? और अच्छा सॉरी, ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है। So first you want to send the message to Alice. Okay, so press send. After 5 seconds it will show you said hello to Alice, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से इसको सेंड करते हैं, बट बिफोर द 5 सेकेंड्स हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं टू बॉब। तो इट स्टिल सेज एलिस, बिकॉज जो स्नैपशॉट लिया था वो उस वक्त लिया था जब हमने बटन पे क्लिक किया था, ठीक है। सो दैट्स हाउ दैट्स वर्किंग। So try the challenges here. So next section is queuing series of state updates.
जब भी आप रिएक्ट के अंदर स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं तो ये एक रेंडर को ट्रिगर कर देगा। इफ यू हैव मल्टीपल ट्रिगर्स तो वो एक क्यू बन जाती है, ठीक है, कि वन आफ्टर द अदर वो रेंडरिंग होगी, ठीक है। आई वुड लाइक कि हम ये वाला सेक्शन एज मच एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें। Then you guys have the whole week to watch the video again, क्योंकि फिर अभी भी हमारे पास काफ़ी कंटेंट रहता है। आई वुड लाइक टू फिनिश, ठीक है। अच्छा, सो अच्छा, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि क्यू क्रिएट हो जाती है, ठीक है, टू रेंडर द चेंजेस। अच्छा, और कभी कभार ये कह रहा है कि समटाइम्स यू माइट वांट टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू बिफोर क्यूइंग द नेक्स्ट रेंडर। अच्छा, तो यहाँ पर बैचिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पर आप इस एग्जांपल को देखें। यू हैव अ यूआई हियर जिसमें आपका एक नंबर है यूजिंग अ स्टेट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, एंड देन यू हैव अ सिंपल बटन टू ऐड 1 टू द नंबर 3 टाइम्स, ठीक है। चलो, तो होगा क्या कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो नंबर है ये 3 बार हम सेट कर दें एंड द वैल्यू शुड कम आउट टू बी 3। सो लेट्स ट्राई दिस। तो आप देखें कि इट विल ओनली ऐड 1, ठीक है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जो हमारा स्नैपशॉट है उसमें सिर्फ जो भी वैल्यू है उसको हम ऐड करते हैं एंड वी जस्ट एडेड द 1, ठीक है। आप जितनी भी बार सेट नंबर को कॉल कर लें इसके अंदर इट विल ओनली ऐड 1। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। रिएक्ट क्या करेगा कि ये वेट करेगा कि जितना भी कोड है आपके इवेंट हैंडलर में वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आपकी स्टेट अपडेट को वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो होगा क्या है कि आप जितनी भी बार सेट नंबर को कॉल करेंगे वो एग्जीक्यूट सारी हो जाएंगी एंड देन आपका री रेंडर ट्रिगर होगा। तो वो पहला जो था सेट नंबर उसको एग्जीक्यूट किया उसने, और अब स्टेट उसको पता है रिएक्ट को कि अब मुझे री रेंडर करना है यूजिंग दिस। लेकिन री रेंडर करने से पहले उसको कमिट करने से पहले इट विल एग्जीक्यूट एवरीथिंग और फिर ये वाला अपडेट दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप चाहें कि ये 1 क्लिक पे 3 बार अपडेट करे तो हाउ विल यू डू इट? अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द नेक्स्ट स्टेट वैल्यू आप एक फंक्शन पास कर दें जो सारी कैलकुलेशंस करेगा और वो रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर आप देखें कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सेट नंबर मल्टीपल टाइम्स हमने एक फंक्शन पास किया है लाइक दिस, और इस फंक्शन के अंदर हमने पास किया हुआ है, ठीक है। एंड द वे दिस वर्क्स इज कि जो भी आपकी वैल्यू है we're just adding it by 1 here, n plus 1, and by doing it inside of a function on click function अब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एंड देन ये अपडेट हो जाएगा। सो नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। ये एक अपडेटर फंक्शन है। तो जब आप एक अपडेटर फंक्शन को पास करते हैं तो क्या होगा कि रिएक्ट इसको क्यू कर देगा, ये सारे प्रोसेसेस होंगे और फिर नेक्स्ट रेंडर के अंदर ये एक फाइनल स्टेट दिखा देगा, ठीक है।
ओके, अच्छा, अगर आप स्टेट को रिप्लेस कर दें अपडेट करने के बाद, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखें कि यू हैव यहाँ पर, अच्छा, इन्होंने एक बटन का कोड दिया हुआ है एंड इट सेज कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इट सेट्स अ नंबर +5, फिर इसको दोबारा अपडेट करता है एंड देन इसको ओवरराइट कर देता है अगेन टू 42। तो ये पूरा एग्जांपल है। तो इफ़ यू डू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमने ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर ये पूरा एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो इट विल डू ऑल ऑफ द एग्जीक्यूशंस, और क्योंकि लास्ट स्टेप में 42 है, इट विल रिटर्न द 42। ठीक है, ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड दैट। अच्छा, अपडेटर फंक्शन की कुछ कन्वेंशंस हैं। जो आप करेंगे ये कि जो भी आपका अपडेटर फंक्शन है उसमें यूल यूज़ द क्या कहते हैं, जो फर्स्ट लेटर है आप आपका, उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो यू हैव इनेबल्ड, तो उसमें हम ई यूज़ कर रहे हैं, लास्ट नेम है तो LN, फ्रेंड काउंट है तो FC। तो इस तरह से आप कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि जो पूरा नाम है वो आप यूज़ कर लें। ठीक है, लास्ट नेम, फ्रेंड काउंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से क्यूइंग काम करती है। अच्छा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। स्टेट के अंदर अभी तक हमने सिंपल स्ट्रिंग वैल्यूज़ या नंबर्स ऐड करने देखे हैं, बट स्टेट के अंदर हम जॉब ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। स्टेट जावास्क्रिप्ट की कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो हम ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल यू विल बी लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब क्या होगा कि हम स्टेट के ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली अपडेट नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उस न्यू ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सेट स्टेट यूज का जो फंक्शन होता है, सेटर फंक्शन, उससे एक कॉपी बनवा लेते हैं एंड ट्रिगर अ री रेंडर। अच्छा, सो यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट वैल्यू इन स्टेट, राइट? तो यूज स्टेट में आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अभी तक हम नंबर्स और स्ट्रिंग्स और बूलियंस हमने देखा था। हम अ, इस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर हमें जब भी री रेंडर कराना होता है तो हम सेट फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रोवाइड द वैल्यू, और हमारा रिएक्ट को पता लग जाता है कि द स्टेट हैज चेंज एंड डू अ री रेंडर। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि इन दिस एग्जांपल नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन दिस यूज स्टेट हुक। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसके अंदर वी हैव एक्स एंड वाई की वैल्यू पेयर्स इन द यूज स्टेट हुक, और इनको हमने पोजीशन और सेट पोजीशन पोजीशन वेरिएबल में सेव कर दिया, एंड वी कैन यूज द सेट पोजीशन सेटर फंक्शन टू अपडेट द स्टेट, राइट? अच्छा, टेक्निकली क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, हम जाके इस तरह से डायरेक्टली उसको अपडेट भी कर सकते हैं, राइट? कि जो वेरिएबल है उसको जाके वेरिएबल के जो जो भी एक्स वैल्यू है इसको हम अपडेट कर दें टू 5। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ अ म्यूटेशन। ठीक है, कि जो हमारा स्टेट है उसमें ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम गए पोजीशन में, दैट रेफरेंसेस दिस ऑब्जेक्ट, पोजीशन की एक्स जो वैल्यू है उसको हमने असाइन कर दिया 5। ठीक है, अच्छा, रिएक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनसाइड ऑफ द रिएक्ट स्टेट, वो म्यूटेबल तो हैं, लेकिन आपको उसको ट्रीट करना चाहिए ऐसे कि वो इम्यूटेबल है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ म्यूटेटिंग द ऑब्जेक्ट हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज आप ये चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अपडेट होने पे री रेंडर हो, एंड यू हैव टू यूज़ द सेट सेट पोजिशन फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज रिएक्ट को ये ट्रिगर नहीं मिलेगा कि री रेंडर करना है।
ठीक है. सो ट्रीट स्टेट एज अ रीड ओनली ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो आपका वेरिएबल है, दिस वेरिएबल, इसको आप एज अ रीड ओनली ऑब्जेक्ट ट्रीट करें. अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल देखें. दिस एग्जांपल होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट टू रिप्रेजेंट द करंट pointer position. The red dot is supposed to move when you touch or move the cursor over the preview area, but the dot stays in the initial position. तो यहाँ पे कॉर्नर पे डॉट है. इसका जो कोड है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड इज टू ट्रैक द पॉइंटर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनिशियल यूज स्टेट हो क्या हमारा, उसमें वी हैव द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एरिया, और इनिशियल वैल्यू इज 0 0, तो इट्स हियर. और हम ये चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द पॉइंटर मूवमेंट, तो यहाँ पर आप देखें ऑन पॉइंटर मूवमेंट हम ये एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट करना चाह रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर वी डन अ म्यूटेशन विदाउट यूजिंग द सेट पोजिशन सेटर फंक्शन. तो होगा क्या कि नथिंग विल हैपन, राइट, क्योंकि रिएक्ट ट्रिगर नहीं करेगा री रेंडर. अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि हमने म्यूटेट कर दिया इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेटर फंक्शन. तो हम ऑब्जेक्ट को तो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल वैल्यूज़ हैं वो अपडेट भी हो रही हैं, बट क्योंकि हम सेटर फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे, रिएक्ट को पता नहीं चल रहा कि वो ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है. ठीक है, तो फिर रिएक्ट को अगर पता ही नहीं लगेगा तो रिएक्ट रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा, तो अगर हम ये वाला कोड चेंज कर दें, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ म्यूटेशन, अगर हम सेटर फंक्शन कॉल करते हैं एंड अपडेट द पोजीशन यूजिंग सेट पोजीशन, अब क्या होगा कि रिएक्ट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यूजिंग द न्यू वैल्यूज, और उसको रिप्लेस कर देगा द ओल्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट. और एट द सेम टाइम रिएक्ट को पता लग जाएगा कि अब स्टेट अपडेट हुआ है, एंड देन रिएक्ट विल change the positioning. So by just changing this section, now you will have the movement of the cursor. ठीक है, so always use the setter function ताकि रिएक्ट को पता हो कि the state has been updated. ठीक है, तो जब हम कर्सर को मूव कर रहे हैं, the state is updating on each of these movements. अच्छा, हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है बिफोर. स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉपी कर लेता है. ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि आपका जो स्टेट ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी की वैल्यूज होती हैं, और सिर्फ आप कोई एक वैल्यू चेंज करना चाह रहे होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग द एंटायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप ये कर सकते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं एंड जस्ट अपडेट वन ऑफ द वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं. ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, यू हैव अ फॉर्म जिसके अंदर ये सारा डेटा प्रीवियसली फिल्ड है. तो जब आप क्या करें, आप कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे, तो यू डोंट नीड टू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर फील्ड्स. आप सिर्फ एक फील्ड को कर सकते हैं चेंज. ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट द कोड, आपके पास यूज स्टेट में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एक ही स्टेट वेरिएबल के अंदर है. सो दैट्स द पर्सन ऑब्जेक्ट. ठीक है, पर्सन ऑब्जेक्ट में यू हैव ऑल ऑफ दीज डिटेल्स ऑफ अ पर्सन, और जो आपका फॉर्म है उसके अंदर यू हैव अ डिफरेंट फंक्शन टू हैंडल द चेंज फॉर ईच ऑफ द फील्ड्स. नेम चेंज होगा तो you'll call the handle first name change, for same for last name, and then also for the email. तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपका यूज़र है उसकी डिटेल्स चेंज हो रही होंगी, तो you'll just be passing the different data. ठीक है, एक सेकेंड. राइट, सॉरी. अच्छा, तो ये आपका फॉर्म हो गया. अच्छा, जब आप इस एग्जांपल में देखें कि 1 सेकेंड,
हाँ, यहाँ पर आप देखें कि जो हैंडलर फंक्शन है इसमें हम म्यूटेशन कर रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, पर्सन के जो फर्स्ट नेम है उसको डायरेक्टली अपडेट कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या होगा, अगेन वी आर नॉट यूजिंग द सेट पर्सन फंक्शन, तो हम म्यूटेशन कर रहे हैं लेकिन इससे हम री रेंडर नहीं कर सकेंगे, राइट। इसकी जगह हमें सेटर फंक्शन यूज करना चाहिए। अच्छा, तो एक तरीका तो ये है कि हम सारी वैल्यूज को दोबारा से गेट करें। फर्स्ट नेम चेंज हुआ है तो उसकी वैल्यू गेट कर लें, एंड देन लास्ट नेम और ईमेल चेंज नहीं हुआ है तो उसमें जो भी प्रीवियस स्टेट था उसकी वैल्यूज गेट कर लें। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें जितना आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा ये मुश्किल होता जाएगा, यू विल हैव टू कोड इट अगेन एंड अगेन। टू अवॉइड इट हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो सेट परसेंट में हम एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस स्टेट था वो हम गेट कर सकते हैं यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। सो डॉट 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 परसेंट, इससे क्या होगा कि सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ये सारा आपके पास आ गया। एंड देन जो फर्स्ट नेम है उसको हम ओवरराइड कर देंगे यूजिंग दिस सिंटैक्स, एक न्यू की वैल्यू पेयर दे देंगे, ये प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। एंड देन बाय डूइंग दिस आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल दिया हुआ है, आई स्किप ओवर दिस, ये आप लोग देख सकते हैं, जस्ट builds on top of the same logic. So that's इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं इनसाइड ऑफ द स्टेट। इसको भी आप चैलेंजेस को प्रैक्टिस कर लें। द लास्ट इज द अरेज। तो अरेज भी आप जिस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, वी कैन आल्सो यूज द अरेज इन स्टेट। आई थिंक ये वाले को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए, तो विल स्टॉप द क्लास हियर। We'll pick up next time from updating arrays in state, and then we'll move on to managing state. ठीक है, thank you everybody, hopefully productive session था। Please do all the practice exercises, जो भी challenges आपको इन सारे sections में मिल रहे हैं, please do all of them, and then we'll meet next time. Thank you.